हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे हिंदी वर्ण विचार का टेस्ट। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, विचारों की अभिव्यक्ति एवं समझने के माध्यम को डैश कहते हैं। ध्वनि, वाक्य, रूप या भाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा। विचारों की अभिव्यक्ति एवं समझने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से भाष भाष धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ होता है बोलना। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में ध्वनि विज्ञान के लिए मुख्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? फोनेटिक्स या फोनोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, ध्वनि शास्त्र या समन्वय विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में ध्वनि विज्ञान के लिए मुख्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि शास्त्र या समन्वय विज्ञान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा शास्त्र। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम है शिक्षा शास्त्र। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम है शिक्षा शास्त्र। फोनेटिक्स या फोनोलॉजी। ध्वनि विज्ञान को अंग्रेजी में फोनेटिक्स या फोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्वनि विज्ञान को अंग्रेजी में फोनेटिक्स या फोनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से चल अवयव नहीं है। नीचे का ओष्ठ, ऊपर का ओष्ठ, जीभ, स्वर तंत्रिकाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊपर का ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि को उच्चारण अवयवों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो चल अवयव और एक अचल अवयव। ठीक है, तो चल अवयव में कौन कौन से अंग आते हैं? नीचे का ओष्ठ, जीभ और स्वर तंत्रिकाएं। और अचल में कौन कौन क्या क्या आते हैं? अचल में आते हैं एक तो ऊपर का ओष्ठ, ऊपर का ओष्ठ और ऊपर के दांत और तालु के विभिन्न भाग। ठीक है, तालु के विभिन्न भाग। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा विज्ञान में श्रव्यता एवं उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली लघुत्तम इकाई को कहा जाता है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या भाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए है, ऑप्शन नंबर ध्वनि। भाषा विज्ञान में श्रव्यता व उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कौन सी है? ध्वनि। ठीक है, शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, श्रवणीयता के आधार पर ध्वनि को कितने भागों में बांटा जाता है? 1, 2 या 3 या 4। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ध्वनि को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में। कौन से? एक तो स्वर और दूसरा स्वर व व्यंजन। ध्वनि को श्रवणीयता के आधार पर सबसे पहले स्वर व व्यंजन में किसने बांटा था? तो महाभाष्य की रचयिता पतंजलि ने। महाभाष्य की रचयिता पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को डैश कहते हैं? स्वर, व्यंजन,
वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहते हैं। ठीक है। व्यंजन स्वरों वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के मेल से होता है, यानी व्यंजन होते हैं इनको इनको उच्चारित स्वरों के मेल से किया जाता है। ठीक है। तो स्वरों स्वरों के मेल से उच्चारित वर्ण, स्वरों के मेल से उच्चारित वर्ण। ठीक है। वर्णमाला वर्णों को व्यवस्थित क्रम में वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए, ई, उ और री निम्न में से क्या है? मूल स्वर, संधि स्वर, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल स्वर। ए, ई, उ, री क्या है? मूल स्वर। स्वरों को रचना के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई हो उन्हें मूल स्वर कहते हैं। संधि स्वर किन्हें कहते हैं? संधि स्वर मूल स्वरों के मेल से बने स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। ठीक है। और मूल स्वरों की संख्या होती है 4, जो आपके सामने है। और संधि स्वरों की संख्या होती है 7। ठीक है। संधि स्वरों की संख्या होती है 7, जो इस प्रकार है: आ, ई, उ, ए, ओ और बड़ा ओ। ठीक है। और संधि स्वर को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति दो स्वरों के मेल से हुई हो। और दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक ही स्वर के मेल से हुई हो। ठीक है। तो आ, ई और उ ये तो है हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है। इनकी आ की बता देता हूँ तो मैं आपको उत्पत्ति ए प्लस ऐसी हुई है। ठीक है। आ की। और ई की हुई है ई प्लस ई से। और ऊ की हुई है ऊ प्लस ऊ से। यानी इसका साधारण अर्थ है कि एक ही स्वर से जिन स्वरों की उत्पत्ति है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। और ये 4 हो गए हमारे संयुक्त स्वर। ठीक है। यानी दो स्वरों के मेल से जिन स्वरों की उत्पत्ति है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है। और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं 4। ठीक है। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है। निम्न में से अर्घ स्वर हैं। निम्न में से अग्र स्वर हैं ए, आ, ई, उ, ओ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो स्वरों को जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, एक तो अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर यानी सबसे पिछले वाला भाग, और अग्र यानी सबसे अगला वाला भाग। ठीक है। तो मध्य स्वर में कौन से आएंगे? ए, आ। और अग्र में कौन से आएंगे? ई। और आएंगे इसमें ऊ। इसमें ऊ नहीं आएगा, ऊ आएगा इसमें ऊ। और यहाँ पे आ जाएगा री, ए और ओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से वर्तकार या वर्तमुखी या वर्तुलाकार स्वर है? उ, ओ,
या ओ या सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। ठीक है। स्वरों को ओष्ठ की स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो वर्तकार और एक अवर्तकार। वर्तकार और एक अवर्तकार। अवर्त अवर्तकार। ठीक है। वर्तकार में तो ये तीनों आएंगे। ठीक है। और जो बाकी बचे वो अवर्तकार में आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। ई ई उ उ निम्न में से क्या है? संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, संवृत स्वर। ई उ है संवृत स्वर। स्वरों को तालु के स्पर्श के आधार पर चार भागों में डिवाइड किया जाता है, जो आपके सामने है। ठीक है। संवृत स्वर। संवृत स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ बिल्कुल तालु के एकदम पास जाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है, और उस समय जो स्वर उच्चारित होते हैं उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। अर्धसंवृत का अर्थ है संवृत से कुछ कम तालु के पास होती है जीभ, और उस समय जो उच्चारित स्वर होते हैं उसे उन्हें अर्धसंवृत कहते हैं। विवृत स्वर यानी तालु के बिल्कुल भी पास नहीं होती उस समय जीभ। ठीक है। विवृत स्वर का उच्चारण होता है तब जीभ बिल्कुल भी तालु के पास नहीं होती, एकदम नीचे होती है यानी। ठीक है। और अर्धविवृत का अर्थ आपको पता ही चल गया, विवृत से थोड़ा ऊपर। ठीक है। विवृत से थोड़ा ज़्यादा पास होते हैं तालु से। तालु अर्धविवृत स्वर में जीभ तालु के विवृत से ज़्यादा पास होती है। ठीक है। तो संवृत स्वर, अर्धसंवृत और विवृत स्वर और अर्धविवृत। तो इनमें सबसे पहले हम लेंगे ए इसमें आएगा, आ इसमें आएगा, और ई इसमें आएगा, और ई भी इसमें आएगा, और ऊ और ऊ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है री। री इसमें किसी भी भाग में नहीं बांटा गया। फिर आ जाएगा हमारे ए, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा ओ। ठीक है। इस तरह इन चारों भागों में स्वरों को बांटा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से लघु या ह्रस्व स्वर है ई, उ या ए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ। ठीक है। स्वरों को मात्रा या उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो लघु स्वर और इसका दूसरा नाम है ह्रस्व स्वर। ठीक है। और दूसरा आ जाता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, यार इसका दूसरा नाम हो जाएगा हमारे गुरु स्वर। ठीक है। अब दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं और लघु स्वर किन्हें कहते हैं? लघु स्वरों को वे लघु स्वर यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है। ठीक है। कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय लघु स्वरों से ज़्यादा समय लगता है। लघु स्वरों से क्या लगता है? ज़्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है। और लघु स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? एक तो ए, दूसरा ई, दूसरा ऊ और री। ठीक है। और दीर्घ स्वर में कौन से स्वर आते हैं? एक तो आ, ई, उ, ए, ओ और एक बड़ा ओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। ए, आ, ई निम्न में से क्या है? निरूनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुस्वार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा निरूनासिक स्वर। ए, आ, ई निरूनासिक स्वर है। स्वरों को तालु की स्थिति के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो निरूनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर और अनुस्वार। ठीक है। हम जब किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं या किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो प्राणवायु है ना, वो दो भागों से निकलती है, एक तो मुख विवरण से यानी मुख से, और दूसरा नासिका विवरण से यानी नाक से। तो निरूनासिक में क्या होता है कि हमारी प्राणवायु वो सारी प्राणवायु मुख विवरण से निकलती है, नाक विवरण से नहीं निकलती। ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया निरूनासिक में यानी मुख विवरण से सारी प्राणवायु कहाँ से निकलती है? मुख विवरण से।
मुख मुँह या मुख विवरण से, ठीक है, कुछ भी लिख लो। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर में क्या होता है, जो प्राणवायु है ना वो मुँह 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 विवरण मुँह विवरण विवरण व नासिक्य नासिक्य विवरण विवरण इन दोनों विवरणों में से निकलती है। यानी अनुनासिक स्वर होते हैं उनकी जो प्राणवायु है ना वो मुँह विवरण और नासिक्य विवरण दोनों में से निकलती है। अनुस्वार, अनुस्वार में क्या होता है, जो प्राणवायु है ना वो ओनली नासिक्य विवरण में से निकलती है, ठीक है, नासिक्य विवरण में से निकलती है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।